नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले पहलू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। यह है तरंग कण द्वैत। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे कण, जिन्हें हम ठोस चीजें समझते हैं ना, वो कभी कभी तरंगों जैसा, लहरों जैसा बर्ताव करते हैं। और तरंगे वो कणों की तरह पेश आ सकती हैं। अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब है। और ये सिर्फ प्रकाश तक ही सीमित नहीं है, जैसा पहले लोग सोचते थे। सही कहा। ये बात इलेक्ट्रॉन्स पर, परमाणुओं पर, यहाँ तक कि अणुओं पर भी लागू होती है। बिल्कुल, अणुओं तक पर। इसने वो पुरानी सोच कि भाई कण अलग चीज है और तरंग बिल्कुल अलग, उसको तो पूरी तरह से हिला दिया है। हाँ, वो क्लासिकल फिजिक्स वाली दीवार गिरा दी इसने। तो आज का अपना मकसद यही है कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि यह दोहरा बर्ताव आखिर काम कैसे करता है, इसके मायने क्या हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है वो मशहूर डबल स्लिट प्रयोग। हाँ, डबल स्लिट प्रयोग। ये इस द्वैत को दिखाने का मतलब कमाल का तरीका है। सोचिए जरा, मान लीजिए प्रकाश की या चलिए इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। उसे हम एक दीवार पर डालते हैं जिसमें दो बहुत पतली महीन सी झिरी मतलब स्लिट्स बनी हुई हैं। ठीक है। और दीवार के पीछे एक स्क्रीन या पर्दा रखा है, ये देखने के लिए कि वो कण आखिर टकरा कहाँ रहे हैं। अब जब दोनों स्लिट खुले होते हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि कण किस स्लिट से होकर गुजरा। अच्छा, मतलब हम बस नतीजा देख रहे हैं। हाँ, बस नतीजा। तो पर्दे पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। वो धारियां सी दिखती है ना, जैसे पानी की लहरें टकराकर बनाती हैं। हाँ हाँ, वो लहरों वाला पैटर्न। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वो एक कण नहीं बल्कि एक तरंग थी जो फैलकर एक ही समय में दोनों स्लिट से निकल गई। एक ही समय में दोनों से? ये कैसे? यही तो। लेकिन खेल यहाँ और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? अगर हम स्लिट्स पर डिटेक्टर लगा दें, ये पता करने के लिए कि अच्छा कण स्लिट 1 से गया या स्लिट 2 से, हाँ, तो पता चल जाएगा। पता तो चल जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न, वो धारियां गायब। गायब? मतलब कण फिर एकदम सीधा साधा क्लासिकल कण जैसा व्यवहार करता है। स्क्रीन पर दो स्लिट के ठीक पीछे दो पट्टियां बनती हैं, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसे एक ही रास्ते से जाना है। व्यतिकरण होता ही नहीं। अरे बाप रे! तो सिर्फ हमारा देखना या मापना, उस कोशिश भर से ही कण का व्यवहार बदल गया। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक हम उसे मापते नहीं, तब तक वो कण किसी एक निश्चित रास्ते पे होता ही नहीं? वो एक तरह की संभावना में होता है। हाँ, आप सही दिशा में सोच रहे हैं। यही यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे असहज करने वाला पहलू है। और ये हमें उस पुरानी बहस पर वापस ले जाता है। प्रकाश क्या है, तरंग या कण? हाँ, वो यंग्स का एक्सपेरिमेंट था ना। हाँ, बिल्कुल। थॉमस यंग, उन्होंने अपने प्रयोगों से दिखाया था कि देखो, प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। ये तो तरंगों के गुण हैं। तो प्रकाश तरंग है। मामला सुलझ गया लगता तो था। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन। ओह। उन्होंने समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने बताया कि नहीं, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, पैकेट्स में आता है, जिन्हें उन्होंने फोटॉन कहा। फोटॉन? हाँ, कण जैसा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु से, उनकी ऊर्जा प्रकाश की चमक पर नहीं बल्कि उसके रंग यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये बात सिर्फ तरंग मानकर नहीं समझाई जा सकती थी। ये कण वाला व्यवहार था। अच्छा, तो यंग ने कहा तरंग, आइंस्टीन ने कहा कण। तो आज हम क्या मानते हैं? आज हम मानते हैं कि वो दोनों हैं। प्रकाश तरंग भी है और कण भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे माप रहे हैं। कमाल है। और फिर लुई डी ब्रोगली आए। उन्होंने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया शायद। हाँ, लुई डी ब्रोगली 1924 में उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच पेश की। उन्होंने कहा, अगर प्रकाश जिसे हम तरंग समझते थे वो कण जैसा व्यवहार कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे कण जिन्हें हम ठोस चीज समझते हैं, उनमें तरंग वाले गुण क्यों नहीं हो सकते? उल्टा सोच लिया उन्होंने। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, एक समीकरण भी दे दिया, लैम्डा इक्वल्स hp। बताया कि हर कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। और क्या ये साबित हुआ? हाँ, बाद में प्रयोग हुए। डेविसन और जर्मन ने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन की किरणें भी क्रिस्टल से टकराकर विवर्तन पैटर्न बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरे यानी तरंगे बनाती हैं। तो ये साबित हो गया कि पदार्थ भी, इलेक्ट्रॉन भी तरंग जैसा व्यवहार दिखाते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है?
ये स्रोत क्या बताते हैं? कि क्वांटम लेवल पर दुनिया निश्चित नहीं है, सब कुछ संभावनाओं पर आधारित है। सही पकड़ा। क्वांटम सिस्टम की प्रकृति ही संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हम बस ये बता सकते हैं कि उसके यहाँ होने की संभावना कितनी है। और जब हम उसे देखने जाते हैं, हाँ, जब हम मापते हैं तो वो संभावना एक निश्चित हकीकत में बदल जाती है। लेकिन जैसा हमने डबल स्लिट में देखा, वो माप ही सिस्टम को बदल देता है। तो मतलब सूक्ष्म स्तर पर असलियत तब तक तय नहीं होती जब तक उसे देखा ना जाए। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो चीजों को इतना बारीक कैसे देख पाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। या फिर सेमीकंडक्टर, जिनसे हमारे सारे कंप्यूटर, फोन चलते हैं। अच्छा, वो भी? हाँ, उनकी पूरी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। और आजकल जो क्वांटम कंप्यूटिंग की इतनी बातें हो रही हैं, वो तो सीधे सीधे इसी अजीब क्वांटम व्यवहार का फायदा उठाने की कोशिश है। तो अगर इन स्रोतों से मिली जानकारी को एक लाइन में कहना हो, तो ब्रह्मांड एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल लेवल पर दोहरा बर्ताव करता है। सही। पदार्थ और ऊर्जा दोनों जरूरत के हिसाब से कण और तरंग दोनों के गुण दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि क्वांटम दुनिया में हमारा अवलोकन, हमारा माप, वो सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, वो सक्रिय रूप से उस हकीकत को, उस रियलिटी को आकार देता है जिसे हम देख रहे हैं। हम क्या देखते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे देखते हैं। हाँ, यही सार है। चलिए इस पड़ताल को आज यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर हकीकत हमारे देखने पर निर्भर करती है, तो क्या चीजें तभी होती हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।